हेलो स्टूडेंट्स, मैं परवेज अहमद स्वागत करता हूं आप सभी का टॉप ऑफिसर्स क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। इस चैनल के माध्यम से हम आपको जो 11th क्लास में पास हो चुके बच्चे हैं उन सब के लिए 12th क्लास का फिजिक्स का एक कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स लेकर आ रहे हैं। उसमें आज की क्लास में हम 12th क्लास के सिलेबस को डिस्कस करने जा रहे हैं कि 12th क्लास में अगर आप हैं तो बोर्ड के एग्ज़ाम देने के लिए, मुख्यतः राजस्थान बोर्ड में आपको बोर्ड का एग्ज़ाम देने के लिए फिजिक्स में कौन कौन से टॉपिक का अध्ययन करना होगा। उन टॉपिक्स की डिटेल से हम यहाँ पर चर्चा बाद में करेंगे। अभी यहाँ पर हम केवल ये देखने जा रहे हैं कि सिलेबस में हमारे पास कौन कौन से टॉपिक देखने को मिलते हैं। आइए देखते हैं। उससे पहले आप एक बात जान लेते हैं कि जो फिजिक्स है वो एकेडमिक लेवल पर दो तरीके की है। एक तो है क्लासिक फिजिक्स, क्लासिक जिसे चिरसम्मत भौतिकी बोला जाता है, चिरसम्मत भौतिकी, जो आपकी क्लास 11th के सिलेबस में देखने को मिलती है। लेकिन बात करते हैं क्लास 12th के सिलेबस की, जिसमें है अपने पास मॉडर्न फिजिक्स। मॉडर्न फिजिक्स यानी जो वर्तमान में फिजिक्स है या आधुनिक फिजिक्स के नाम से जिसे जाना जाता है, जिसे अगर मुख्य रूप से देखा जाए तो इसे आधुनिक भौतिकी भी कह सकते हैं। अब क्लास 12th में आपके पास दो बुक्स देखने को मिलेगी। पहली जो फिजिक्स फर्स्ट की बुक है उसमें है आपके पास चैप्टर 1 से लेकर 9 तक। मुख्य रूप से इन चैप्टर्स में आपको इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन से रिलेटेड गतिकी या विद्युत क्षेत्र, विद्युत चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र और मुख्यतः इलेक्ट्रॉन या चुंबक या विद्युत क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र आदि इस प्रकार की बातों का अध्ययन करना होगा। लेकिन दूसरी बुक है आपकी फिजिक्स 2 की, जिसमें आपके पास चैप्टर नंबर 8 तक है और चैप्टर नंबर 9 से लेकर चैप्टर नंबर 14 तक जो आपके चैप्टर है उसमें आपको ऑप्टिक्स वाला पोर्शन देखना पड़ेगा। ऑप्टिक्स में आते हैं आपके पास प्रकाशिकी के यंत्र, जैसे लेंस हुआ, दर्पण हुआ या उससे रिलेटेड जितने भी यंत्र हैं, सूक्ष्मदर्शी, दूरदर्शी, वो सभी आपके पास ऑप्टिक्स में पढ़ने को मिलेंगे। इस प्रकार हमारे पास दो पार्टीशन में बांटी हुई है। पेपर एक ही है, इसमें पेपर सिंगल पेपर में ये दोनों ही पोर्शन एक साथ कवर किए जाएंगे आपके पास एग्जाम में। अब एग्जाम पैटर्न अपन देख लेते हैं थोड़ा सा कि राजस्थान में जो एग्जाम पैटर्न है वो इस बेसिस पे है कि यहाँ पर 70 मार्क्स जो है वो तो अपने पास थ्योरेटिकल पोर्शन के हैं, जो सिद्धांतिक है, जिसमें लिखने के नंबर मिलते हैं। एक तरीके से 56 नंबर तो जो अपने मेन पेपर होता है ईयरली वाला उसके हैं, और ये 14 नंबर्स स्कूल की तरफ से भेजे जाते हैं आपके हाफ ईयरली और टेस्ट के मार्क्स के बेसिस पर। तो इस प्रकार ये 70 मार्क्स हो जाते हैं और 30 मार्क्स आपके पास ये इसके हैं प्रैक्टिकल के। किसके हैं ये 30 मार्क्स? आपके प्रैक्टिकल के। तो इस प्रकार आपके पास पूरे 100 मार्क्स हो जाते हैं। ये जो यहाँ पर मैं आज सिलेबस डिस्कस करने जा रहा हूँ और आगे आने वाली क्लासेस में मैं जिस टॉपिक पर डिस्कस करूँगा, मैं इन 56 मार्क्स को कवर करने के लिए डिस्कस करूँगा। ये 56 नंबर की जो आपके पास मेन एग्जाम में पेपर देखने को मिलेगा वो इसी सिलेबस में से देखने को मिलेगा। हालांकि ये जो 14 नंबर है जो स्कूल वाले भेजते हैं आपके पास, वो हाफ ईयरली और टेस्ट के एग्जाम के बेसिस पे भेजते हैं, तो इन पर भी इसका अपने पास इम्पैक्ट पड़ेगा। तो देखते हैं अपन सिलेबस। ये यूनिट वाइज है, तो 9 यूनिट में इनको डिवाइड किया गया है और 14 चैप्टर हैं। पहली यूनिट है जिसमें है पहली यूनिट का नाम है अपने पास इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, स्थिर वैद्युतिकी, जिसे विद्युत आवेश तथा विद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड वाला चैप्टर 1। चैप्टर 2 है स्थिर विद्युत विभव तथा धारिता, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। फिर सेकंड यूनिट है जिसमें तीसरा चैप्टर है केवल विद्युत धारा, करंट, इलेक्ट्रिसिटी। फिर तीसरी यूनिट है जिसका नाम है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म, यानी विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव एवं चुंबक। मैग्नेटिक इफेक्ट, चुंबकीय प्रभाव ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म, चुंबकत्व है, मैग्नेटिज्म है ना। फिर एक है इसमें चैप्टर नंबर 4 कि गतिमान आवेश और चुंबकत्व, यानी मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म। फिर 5वां चैप्टर है चुंबकत्व एवं द्रव्य, यानी मैग्नेटिज्म एंड मैटर। ये 3 चैप्टर आपको इसमें, ये 2 चैप्टर आपको यूनिट 3 में देखने को मिल रहे हैं। फिर आगे नेक्स्ट है अपने पास यूनिट नंबर 4
यूनिट 4 का नाम है अपने पास यहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड ऑल्टरनेटिंग करंट्स, विद्युत चुंबकीय प्रेरण एवं प्रत्यावर्ती धारा। इसमें जो अपने पास चैप्टर नंबर 6 है, 7 है, 6 नंबर का चैप्टर है अपने पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन यानी विद्युत चुंबकीय प्रेरण। फिर 7वां चैप्टर है अपने पास प्रत्यावर्ती धारा ऑल्टरनेटिंग करंट। फिर नेक्स्ट यूनिट नंबर 5 जिसमें आपके पास एक ही चैप्टर देखने को मिलता है, चैप्टर नंबर 8 विद्युत चुंबकीय तरंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। फिर अपने पास जो सेकंड बुक है वो यहाँ से स्टार्ट हो जाती है यूनिट 6, 7, 8, 9 में, जिसमें पहला है 6 यूनिट, इसका नाम है ऑप्टिक्स, जिसे प्रकाश कहा गया है। और इसमें 2 चैप्टर है अपने पास, चैप्टर नंबर 9 किरण प्रकाशिकी एवं प्रकाशिकी यंत्र, रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स। फिर उसके बाद चैप्टर नंबर 10 तरंग प्रकाशिकी या वेव ऑप्टिक्स के नाम से जाना जाता है। फिर अपने पास 7 यूनिट है, यूनिट नंबर 7 जिसमें चैप्टर 11 दिया हुआ है विकिरण तथा द्रव्य की द्वैत प्रकृति, ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। फिर यूनिट नंबर 8 जिसमें एटम्स एंड न्यूक्लियाई, परमाणु तथा नाभिक है, जिसमें 2 चैप्टर है, चैप्टर नंबर 12 परमाणु एटम्स और 13 नाभिक यानी न्यूक्लियाई। फिर 9 नंबर की यूनिट है अपने पास जिसमें इलेक्ट्रॉनिक युक्तियां यानी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, अर्धचालक इलेक्ट्रॉनिक पदार्थ, युक्तियां तथा सरल परिपथ, सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स, मटेरियल्स, डिवाइसेस एंड सिंपल सर्किट्स। ये तो अपने पास नॉर्मल तरीके से यूनिट और चैप्टर की बेसिस पे इनको डिवाइड किया गया है। हम यहाँ पर डिटेल से देखते हैं कि कौन से चैप्टर में आपको कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं और कौन से टॉपिक्स नहीं पढ़ने। तो जैसे हमारे पास ये पहला चैप्टर है विद्युत आवेश तथा क्षेत्र, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड। इसमें आपको पढ़ना है विद्युत आवेश यानी इलेक्ट्रिक चार्ज, चालक तथा विद्युत रोधी, कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स, विद्युत आवेश के मूल गुण यानी बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, फिर कूलॉम नियम यानी कूलॉम्स लॉ। फिर उसके बाद है बहुल आवेशों के बीच बल, फोर्सेस बिटवीन मल्टीपल चार्जेस, विद्युत क्षेत्र यानी इलेक्ट्रिक फील्ड। फिर उसके बाद विद्युत क्षेत्र रेखाएं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, फिर विद्युत फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। फिर उसके बाद है विद्युत द्विध्रुव, इलेक्ट्रिक डाइपोल, एक समान बाह्य क्षेत्र में द्विध्रुव, डाइपोल इन ए यूनिफॉर्म एक्सटर्नल फील्ड, सतत आवेश वितरण, कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, गाउस नियम, गाउस लॉ, गाउस नियम के अनुप्रयोग, एप्लीकेशन ऑफ गाउस लॉ। ये अपने पास चैप्टर 1 है। इसी प्रकार अपने चैप्टर 2 देखते हैं कि इसमें आपके पास कौन कौन से हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस यानी स्थिर विद्युत विभव तथा धारिता। एक बात याद रखें कि अपने पास चैप्टर 1 और चैप्टर 2 ये यूनिट 1 में दिखाए गए हैं अपने पास, यूनिट 1 जिसका नाम है अपने पास इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यानी स्थिर वैद्युतिकी, स्थिर वैद्युतिकी यानी इन 2 चैप्टर्स में अभी तक इलेक्ट्रॉन ने गति करना शुरू नहीं किया, अभी तक केवल अपने पास इलेक्ट्रॉन को ही बताया गया है। आगे देखते हैं अपन इसमें कौन कौन से टॉपिक अपन को पढ़ने को मिलेंगे। स्थिर वैद्युत विभव, फिर बिंदु आवेश के कारण विभव, दोनों मीडियम में बता देता हूं एक बार आपको, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम में, ताकि अच्छे से समझ में आ जाएगा। हाँ, स्थिर वैद्युत विभव यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, फिर बिंदु आवेश के कारण विभव यानी पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, विद्युत द्विध्रुव के कारण विभव यानी पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। फिर है नेक्स्ट टॉपिक आवेशों के निकाय के कारण विभव, पोटेंशियल ड्यू टू अ सिस्टम ऑफ चार्ज। फिर समविभव पृष्ठ यानी इक्विपोटेंशियल सरफेस, फिर आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ अ चार्ज, बाह्य क्षेत्र में स्थितिज ऊर्जा, पोटेंशियल एनर्जी इन एन एक्सटर्नल फील्ड, चालक स्थिर वैद्युतिकी, इलेक्ट्रोस्टैटिक ऑफ कंडक्टर्स, परावैद्युत तथा ध्रुवण, डाई इलेक्ट्रिक्स एंड पोलराइजेशन, संधारित्र तथा धारिता, कैपेसिटर्स एंड कैपेसिटेंस, फिर समांतर पट्टिका संधारित्र, द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, फिर धारिता पर परावैद्युत का प्रभाव यानी इफेक्ट ऑफ डाई इलेक्ट्रिक ऑन कैपेसिटेंस, संधारित्रों का संयोजन कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स, संधारित्र में संचित ऊर्जा, केवल सूत्र
एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर ओनली फॉर्मूला। इस वाले टॉपिक में जिस पे ये लिखा हुआ है केवल फॉर्मूला, उसमें केवल आपको इसकी पूरी डेरिवेशन नहीं देखनी, केवल और केवल लास्ट का जो फॉर्मूला डेराइव होके आएगा अपने पास वो ही अपन को देखना है। जैसे कुछ टॉपिक्स इसमें क्या है हटा दिए गए थे तो उनसे रिलेटेड है ये कि इसमें केवल आपको फॉर्मूला ही देखना है। नेक्स्ट यूनिट सेकंड और नेक्स्ट चैप्टर नंबर 3, इसका नाम है अपने पास करंट इलेक्ट्रिसिटी यानी विद्युत धारा। इसमें हमारे पास कुछ टॉपिक्स हैं जो देखते हैं हम कि विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट, चालक में विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट्स इन कंडक्टर्स। फिर उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक ओम का नियम, ओम्स लॉ, इलेक्ट्रॉन का अपवाह एवं प्रतिरोधकता का उद्गम, ड्रिफ्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड द ओरिजिन ऑफ रेजिस्टिविटी, ओम के नियम की सीमाएं। इससे रिलेटेड अभी क्वेश्चन भी देखने को मिला था 12th बोर्ड में, वो यही टॉपिक है, लिमिटेशंस ऑफ ओम्स लॉ, विभिन्न पदार्थों की प्रतिरोधकता, रेसिस्टिविटी ऑफ वेरियस मटेरियल्स, प्रतिरोधकता की ताप पर निर्भरता, टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेसिस्टिविटी, विद्युत ऊर्जा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, फिर शक्ति, पावर, सेल्स, विद्युत वाहक बल, ईएमएफ, फिर आंतरिक प्रतिरोध, इंटरनल रेजिस्टेंस, श्रेणी तथा पार्श्व क्रम में सेल्स इन सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन, किरचॉफ के नियम, किरचॉफ्स रूल्स, व्हीट स्टोन सेतु, व्हीट स्टोन ब्रिज। जो 12th क्लास का हाफ ईयरली का पेपर हुआ था उसमें इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिला था, डायरेक्ट ही व्हीट स्टोन ब्रिज से रिलेटेड आपको इक्वेशन देखने को मिली थी। और कई न्यूमेरिकल्स ऐसे हैं जो इस टॉपिक से आपको देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट चैप्टर है अपने पास गतिमान आवेश और चुंबकत्व, मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म। इसमें से अपने पास कौन कौन से टॉपिक हैं जो अपन को पढ़ने हैं 12th बोर्ड में एग्जाम देने के लिए? चुंबकीय बल, यानी मैग्नेटिक फोर्स, चुंबकीय क्षेत्र में गति, मोशन इन ए मैग्नेटिक फील्ड, विद्युत धारा अवयव के कारण चुंबकीय क्षेत्र, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट एलिमेंट, बायो-सावर्ट नियम, बायो-सावर्ट लॉ, विद्युत धारा वायुवृत्ताकार पास के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र, मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ अ सर्कुलर करंट लूप, एम्पियर का परिपथीय नियम, एम्पियर्स सर्कुलर लॉ, परिनालिका, द सोलिनॉइड, दो समांतर विद्युत धाराओं के बीच बल एम्पियर, फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करंट्स इन द एम्पियर, विद्युत धारा पास पर बलाघूर्ण यानी टॉर्क ऑन करंट लूप। अब ये टॉर्क वाला कॉन्सेप्ट आपके 11th क्लास में भी देखने को मिलता है। अब जब वहां समझ में आ जाता है टॉर्क क्या है तो उससे रिलेटेड इलेक्ट्रिक करंट लूप में आपके पास टॉर्क क्या होता है उस कंडीशन को यहाँ पर डिटेल से बताया जाएगा। मैग्नेटिक डाइपोल यानी चुंबकीय द्विध्रुव, द मूविंग कोइल गैल्वेनोमीटर यानी चल कुंडली गैल्वेनोमीटर, ये वोल्ट मीटर से गैल्वेनोमीटर में बदलना, एमीटर में बदलना, एमीटर क्या होता है, एमीटर से वोल्ट मीटर बनाना हो तो क्या करना पड़ेगा, वोल्ट मीटर में प्रतिरोध जोड़ने पर क्या होता है, ये सब बातें हम इसमें डिटेल से डिस्कस करेंगे। इसी चीज के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करते रहें और जो भी बच्चे, जो भी साथी, जो भी दोस्त आपके 12th क्लास का एग्जाम इस साल दे रहे हैं उनके पास ये वीडियो जरूर शेयर करें। नेक्स्ट आगे चलते हैं हम कि चैप्टर नंबर 5 जिसमें चुंबकत्व एवं द्रव्य, मैग्नेटिज्म एंड मैटर वाला पोर्शन देखने को मिलता है। इसमें अपन को कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना है वो देख लेते हैं एक बार कि इसमें आपको केवल और केवल क्षण चुंबक यानी द बार मैग्नेट, चुंबकत्व एवं गाउस का नियम, मैग्नेटिज्म एंड गाउस लॉ। अब यहां पर कंफ्यूज नहीं होना कि गाउस का नियम प्रथम वाले पहले चैप्टर में भी था और यहाँ भी था। गाउस अंकल एक ही है लेकिन उन्होंने दो नियम बता दिए। जैसे कई होते हैं जो अगर मैं हूँ आपका फिजिक्स का टीचर हूँ तो मैं ये थोड़ी हूँ कि पहला चैप्टर पढ़ा के छोड़ दूंगा, कोई दूसरा चैप्टर दूसरा टीचर आएगा, मैं भी तो और सभी चैप्टर पढ़ा रहा हूँ ना। इसी प्रकार गाउस अंकल ने इलेक्ट्रॉन के लिए भी जो गाउस नियम दिया है ऐसे तरह चुंबकत्व के लिए भी एक गाउस नियम दिया है। तो चुंबकत्व एवं गाउस नियम, चुंबकीकरण एवं चुंबकीय तीव्रता,
मैग्नेटिज्म एंड मैग्नेटिक पदार्थों के चुंबकीय गुण, इंटेंसिटी, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स, ये टॉपिक्स आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे चैप्टर नंबर 5 में। एक चीज मैं आपको साथ साथ बताते चलूं कि इलेक्ट्रॉन जब तक मूव नहीं करता, स्थिर रहता है, तब तक वो केवल विद्युत क्षेत्र जनरेट करता है। लेकिन जब इलेक्ट्रॉन गति करना प्रारंभ कर देता है, तब वो विद्युत क्षेत्र के साथ साथ चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न करना प्रारंभ कर देता है। इसी वजह से जब जब भी इलेक्ट्रॉन की बात आती है, इलेक्ट्रॉन की गति की बात आती है, तो वहां पर चुंबकीय क्षेत्र के साथ साथ विद्युत क्षेत्र का भी अध्ययन किया जाता है। इसलिए जब हमने शुरुआत की जो चीजें देखी, उनमें हमने इलेक्ट्रिक फील्ड देख लिया, फिर उसके बाद आने वाली यूनिट में हम मैग्नेटिक फील्ड को इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ में लेके चलेंगे। इसी वजह से हमारे पास ये चीजें देखने को मिल रही है। नेक्स्ट चैप्टर है हमारे पास चैप्टर नंबर 6, विद्युत चुंबकीय प्रेरण, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। फेराडे एंड हेनरी के प्रयोग, यानी द एक्सपेरिमेंट्स ऑफ फेराडे एंड हेनरी, चुंबकीय फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स, वहां पर विद्युत फ्लक्स था, यहाँ पर चुंबकीय फ्लक्स आ जाएगा। फिर फेराडे का प्रेरण का नियम, यानी फेराडेज लॉ ऑफ इंडक्शन। फिर उसके बाद लेंज का नियम तथा ऊर्जा संरक्षण, लेंज लॉ एंड कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अब ये संरक्षण का नियम अगर आप 11th में अच्छे से पढ़ा हो तो कई बार हमने 11th में ये चीज देखी थी कि ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या होता है, गति संरक्षण का नियम क्या होता है। तो उस संरक्षण के नियम वहां कई बार आए थे, तो वही संरक्षण के नियम यहाँ पर काम आएंगे अगर आपने 11th क्लास थोड़ी ढंग से पढ़िए। तो नहीं भी पढ़ी तब भी कोई दिक्कत नहीं, आप यहाँ हमारे साथ जुड़े रहें, आपको ये अच्छे से कवर करवाया जाएगा। फिर आगे है अपने पास गतिक विद्युत वाहक बल, यानी मोशनल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। फिर प्रेरकत्व यानी इंडक्शन, प्रत्यावर्ती धारा जनित्र, एसी जनरेटर। फिर नेक्स्ट चैप्टर है हमारे पास, और इंपॉर्टेंट चैप्टर मान के चलो आप इसको, चैप्टर नंबर 7, जिसे प्रत्यावर्ती धारा के नाम से जाना जाता है, और इंग्लिश में इसको ऑल्टरनेटिंग करंट के नाम से जाना जाता है। जिसमें पहला टॉपिक हमारे पास प्रतिरोधक पर प्रयुक्त एसी वोल्टता, एसी वोल्टेज अप्लाइड टू अ रेजिस्टर। फिर एसी धारा एवं वोल्टता का घूर्णी सदिश, रिप्रेजेंटेशन ऑफ एसी करंट एंड वोल्टेज बाय रोटेटिंग वेक्टर्स। अब ये वेक्टर वाला टॉपिक, ये फिर 11th वाला टॉपिक आ गया। अगर आपने फिर से यहाँ मैं आपको दोहराना चाहूंगा कि 11th में ढंग से चीजें पढ़ी है तो यहाँ पर आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी, बड़ी आसानी से आपको समझ में आ जाएगी। लेकिन आपने अगर 11th में ही ढंग से नहीं पढ़ी, 11th में आपने चोरी कर ली, दिल से चोरी, पढ़ाई से चोरी, तो फिर क्या होगा, यहाँ पे कुछ टॉपिक्स ऐसे आ जाएंगे जो आप समझने में हाथ आपके कप कपाएंगे। अब वो नहीं कपाएं, इसी वजह से आप यहाँ पर हमारे साथ जुड़े रहें ताकि हम इन टॉपिक्स को पूरे अच्छे से कवर कर पाएं। अब इसमें कौन कौन से टॉपिक है, कला समंजक फेजर्स, यानी फेजर्स, प्रेरक पर प्रयुक्त एसी वोल्टता, एसी वोल्टेज अप्लाइड टू एन इंडक्टर, संधारित्र पर प्रयुक्त एसी वोल्टता, एसी वोल्टेज अप्लाइड टू अ कैपेसिटर, श्रेणीबद्ध एलसीआर परिपथ पर प्रयुक्त एसी वोल्टता, एसी वोल्टेज अप्लाइड टू अ सीरीज एलसीआर सर्किट, एसी परिपथों में शक्ति, पावर इन एसी सर्किट, शक्ति गुणांक ट्रांसफार्मर, द पावर फैक्टर एंड ट्रांसफार्मर्स, जो ट्रांसफार्मर लगे होते हैं ना लाइट के खंभों के आसपास, उन्हीं ट्रांसफार्मर को अपन को यहाँ पर पढ़ना है। नेक्स्ट चैप्टर है अपने पास चैप्टर नंबर 8, विद्युत चुंबकीय तरंगे, विद्युत चुंबकीय तरंगे या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, विस्थापन धारा, डिस्प्लेसमेंट करंट। अब फिर एक टॉपिक 11th का डिस्प्लेसमेंट, दूरी और विस्थापन। स्टार्टिंग में 11th चैप्टर, जो 11th क्लास जब स्टार्ट होती है तब वहीं से होती है, दूरी और विस्थापन में डिफरेंस क्या है। तो जब वो चीज वहां पे अच्छे से पढ़ ली तो यहाँ पर समझने में आसानी हो जाएगी कि डिस्प्लेसमेंट करंट क्या होता है। फिर है विद्युत चुंबकीय तरंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। फिर विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। यहां तक आपका फिजिक्स की जो पहली बुक है जिसमें चैप्टर 1 से लेकर 8 तक है वो कंप्लीट हो जाते हैं। अब जो दूसरी बुक है उसमें 9 से लेकर 14 तक के चैप्टर देखने को मिलेंगे। उनमें देखते हैं आपको कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं। देखिए, अगर आप बोर्ड एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं तो मुख्य रूप से आपको ये तो पढ़ने ही पड़ेंगे। अब मेन टारगेट आप ये लेके चलिए कि आपको कम से कम ये तो लाने ही है 56 आउट ऑफ 56। ये तो अपने हाथ में ही है ना, 14 नंबर वो स्कूल वालों के हाथ में, 30 नंबर प्रैक्टिकल के बेसिस पे, लेकिन ये तो सिलेबस के बेसिस पे है यार। इनको तो अपन पढ़ के ला सकते हैं ना,
ये तो अपन टारगेट रख ही सकते हैं कि 56 आउट ऑफ 56 आए। चलिए देखते हैं हम आगे। और एक बात और बताऊं कि ये जो टॉपिक्स है एनसीईआरटी बेसिस है, और एनसीईआरटी बेसिस एग्जाम ही आपके जो जैसे आप नीट की तैयारी कर रहे हैं या बीएससी नर्सिंग से रिलेटेड आईयूएचएस एग्जाम करवाता है, या फिर आप देखें जेई की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, या साइंटिफिक फील्ड में या इंजीनियरिंग फील्ड में या डॉक्टरेट फील्ड में, किसी भी फील्ड में अगर आप तैयारी कर रहे हैं और वहाँ के सिलेबस में आपको भौतिक विज्ञान फिजिक्स वाला पोर्शन देखने को मिलता है, तो उन सब के लिए ये वाले टॉपिक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर यहाँ आपने अच्छे से पढ़ाई कर ली तो आपको भविष्य में इनके लिए इनके बारे में दोबारा मतलब रिवीजन करने की जरूरत होगी दोबारा, बस यूं अच्छे से दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं, बढ़िया रिवीजन यहाँ पे अगर अच्छे से पढ़ लिए तो फिर रिवीजन करो और बढ़िया मजा लो। नेक्स्ट हमारे पास चैप्टर नंबर 9, यहाँ पर दूसरी बुक स्टार्ट हो गई हमारी जिसमें है किरण प्रकाशिकी एवं प्रकाशिकी यंत्र यानी रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। अब इसमें कौन कौन से टॉपिक हैं? गोलीय दर्पणों द्वारा प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बाय स्फेरिकल मिरर्स, अपवर्तन, रिफ्रैक्शन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, गोलीय पृष्ठों तथा लेंसों द्वारा अपवर्तन, रिफ्रैक्शन एट स्फेरिकल सरफेस, प्रिज्म में अपवर्तन, रिफ्रैक्शन थ्रू अ प्रिज्म, प्रकाशिक यंत्र, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स। ये टॉपिक्स आपको चैप्टर नंबर 9 में देखने हैं। फिर नेक्स्ट चैप्टर है अपने पास तरंग प्रकाशिकी, वेव ऑप्टिक्स। इसमें कौन कौन से टॉपिक हमको देखने हैं वो देख लेते हैं एक बार। देखिए हाइगेंस का सिद्धांत, हाइगेंस प्रिंसिपल, हाइगेंस सिद्धांत का उपयोग करते हुए समतल तरंगों का अपवर्तन तथा परावर्तन। जब ये अपवर्तन और परावर्तन जो आपने 10th में पढ़ा है उसी चीज को यहाँ 9 चैप्टर में अच्छे से पढ़ाया जाएगा। अब वो चीज आपको जब समझ में आ जाएगी तो उनको तरंगों पर अप्लाई करते हुए, वो तो किस पे थी, प्रकाश पर अप्लाई हो रही है। फिर उसके बाद यहाँ पर 11 जो अपने पास चैप्टर नंबर 10 है इसमें किस पर अप्लाई होगी, वो ये सब अप्लाई होगी तरंग पर। ठीक है, The refraction and reflection of plane waves using Huygens principle, तरंगों का कला संबद्ध तथा कला असंबद्ध योग, कोहेरेंट एंड इनकोहेरेंट एडिशन ऑफ वेव्स, प्रकाश तरंगों का व्यतिकरण तथा यंग का प्रयोग, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट वेव्स एंड यंग्स एक्सपेरिमेंट, विवर्तन ध्रुवण, डिफ्रैक्शन एंड पोलराइजेशन। ये एक टॉपिक है यंग का प्रयोग। अभी नीट 2024 में जो पेपर हुआ है उसमें जो फिजिक्स से रिलेटेड पहला क्वेश्चन था उसमें इससे रिलेटेड क्वेश्चन था, इस वाले टॉपिक से, यंग का द्विस्लिट प्रयोग से। तो ये इस चैप्टर से बिलोंग करता है आपके। ठीक है, नेक्स्ट आगे चैप्टर नंबर 11, विकिरण तथा द्रव्य की द्वैत प्रकृति, ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर, इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन, इलेक्ट्रॉन एमिशन, प्रकाश विद्युत प्रभाव, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, प्रकाश विद्युत प्रभाव का प्रायोगिक अध्ययन, एक्सपेरिमेंटल स्टडी ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, प्रकाश विद्युत प्रभाव तथा प्रकाश का तरंग सिद्धांत, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड वेव थ्योरी ऑफ लाइट, आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण, आइंस्टीन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, विकिरण का ऊर्जा क्वांटम, एनर्जी क्वांटम ऑफ रेडिएशन, प्रकाश की कणीय प्रकृति, पार्टिकल्स नेचर ऑफ लाइट, फोटोन द्रव्य की तरंग प्रकृति, द फोटोन वेव नेचर ऑफ मैटर। यहाँ पर आपको प्रकाश की प्रकृति के बारे में और तरंग के बारे में अध्ययन करवाया जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास परमाणु। ये भी बहुत ही थ्योरेटिकल पोर्शन है। यूँ समझ लीजिए कि इसमें डेरिवेशन वाला पोर्शन कम है इस वाले चैप्टर में, इसमें थ्योरेटिकल पोर्शन है परमाणु वाले में, एटम्स में। ये हालांकि आपको केमिस्ट्री में भी देखने को मिलेगा लेकिन यहाँ पर इसकी अप्रोच थोड़ी सी अलग है। ठीक है, अल्फा कण प्रकीर्णन तथा परमाणु का रदरफोर्ड नाभिकीय मॉडल, अल्फा पार्टिकल्स स्कैटरिंग एंड द रदरफोर्ड्स न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम्स। 10th क्लास में भी आपने रदरफोर्ड का मॉडल देखा होगा जिसमें स्वर्ण पन्नी पर ये स्वर्ण की पतली पन्नी पर अल्फा कणों की बौछार करवाई जाती है और नाभिक का पता लगाया जाता है और इलेक्ट्रॉन की गति के बारे में अध्ययन किया जाता है। ये सब रदरफोर्ड का प्रयोग है, हम आगे इसमें डिटेल से देखेंगे। अभी केवल यहाँ पर हम टॉपिक्स देख रहे हैं कि कौन कौन से टॉपिक्स आपको बोर्ड एग्जाम के लिए तैयार करने हैं। परमाणुीय स्पेक्ट्रम, एटॉमिक स्पेक्ट्रा, हाइड्रोजन परमाणु का बोर मॉडल,
बोर मॉडल ऑफ द हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन परमाणु का लाइन स्पेक्ट्रम, द लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ द हाइड्रोजन एटम, बोर के क्वांटीक्रम के द्वितीय बगिरहित का दे ब्रोगली द्वारा स्पष्टीकरण, डी ब्रोगलीज एक्सप्लेनेशन ऑफ बोर्स सेकंड पोस्टुलेटेड ऑफ क्वांटाइजेशन। अब बोर के जो 3 अभिग्रहित हैं उनमें से जो द्वितीय अभिग्रहित है उसके आधार पर दे ब्रोगली की स्पष्टीकरण करना है। नेक्स्ट चैप्टर है हमारे पास नाभिक, चैप्टर नंबर 13 न्यूक्लियाई। इसमें आपको कौन कौन से टॉपिक देखने को मिलेंगे? देखिए, परमाणु, द्रव्यमान एवं नाभिक की संरचना यानी एटॉमिक मासेस एंड कंपोजिशन ऑफ न्यूक्लियस। नाभिक का साइज ऑफ द न्यूक्लियस, ये मोस्टली मैं देखता हुआ आ रहा हूं कि पिछले 2-3 सालों से कई बार जो आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है उसमें इन वाले 2 चैप्टर से ज्यादा ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कभी पूछ लेता है परमाणु का आकार बताइए, कभी पूछ लेता है नाभिक का आकार बताइए। तो ये क्वेश्चन तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आपको हमेशा देखने को मिलता है। तो इस टॉपिक को कभी छोड़ के नहीं जाए, ये तो पढ़ के ही जाना है आपको। फिर अपने पास द्रव्यमान ऊर्जा तथा नाभिकीय बंधन ऊर्जा, मास एनर्जी एंड न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी। फिर नाभिकीय बल, न्यूक्लियर फोर्स, रेडियो एक्टिवता, रेडियो एक्टिविटी, नाभिकीय ऊर्जा, न्यूक्लियर एनर्जी। ये टॉपिक है रेडियो एक्टिवता यानी रेडियो एक्टिविटी, जिसमें 2 टॉपिक देखने को मिलते हैं, नाभिकीय संलयन जिसमें जोड़ने का काम किया जा रहा है, और दूसरा है नाभिकीय विखंडन जिसमें तोड़ने का काम किया जा रहा है। ठीक है, और ये दोनों टॉपिक से रिलेटेड अभी लेटेस्ट 2024 में जो आपके एग्जाम हुआ है, बोर्ड एग्जाम राजस्थान बोर्ड का, उसमें इन दोनों टॉपिक्स को डिटेल में पूछा गया था। 4 नंबर में ये क्वेश्चन आया था आपके पास। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं हम, लास्ट बट नॉट लीस्ट चैप्टर नंबर 14 अर्धचालक इलेक्ट्रॉनिकी, पदार्थ, युक्तियां तथा सरल परिपथ, सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स, मटेरियल्स, डिवाइसेस एंड सिंपल सर्किट्स, धातुओं यानी क्लासिफिकेशन ऑफ मेटल्स, धातु चालकों तथा अर्धचालकों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ मेटल्स। अब इस मेटल्स में यहाँ पर सभी आ गए, धातु आ गई, चालक आ गई। जो चालक और अर्धचालक और अन्य उपधातु हैं, सभी जो चालकों की भांति व्यवहार करती है, उन सभी का इसमें अध्ययन करेंगे आप। अब एक चीज आपको बताते चलूं कि जब केमिस्ट्री में आप मेटल्स के बारे में पढ़ते हैं तब वहां आपकी अप्रोच थोड़ी सी डिफरेंट हो जाती है कि मेटल्स की 2 डेफिनेशंस है वो अलग आ जाती हैं। लेकिन जब यहाँ पर आप फिजिक्स में पढ़ते हैं तो सीधी सी बात है, जिसमें करंट फ्लो हो रहा है वो हमारे लिए धातु है। तो अगर आपकी बॉडी में भी करंट फ्लो हो जाए ना तो हम आपको धातु बता देंगे, ये बात है। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास यहाँ पर नेज अर्धचालक, कंडक्टर्स एंड सेमीकंडक्टर्स, फिर अपद्रव्यी अर्धचालक, इंट्रिंस सेमीकंडक्टर, एक्सट्रिंस सेमीकंडक्टर, फिर पीएन संधि और पीएन जंक्शन, अर्धचालक डायोड, सेमीकंडक्टर डायोड। एक चीज बताता चलूं साथ में, जो सीसीटीवी कैमरा होता है ना, कई जगह आपसे पूछ लिया जाता है कि सीसीटीवी की फुल फॉर्म क्या होती है, तो ये क्लोज्ड सर्किट टेलीविजन होता है। किस पे बेसिस है? इस पर बेसिस है, इंट्रिंसिक डायोड पर बेसिस है, इस वाले कॉन्सेप्ट पर बेसिस है। इसको हम डिटेल से भी पढ़ेंगे यहाँ पर। आगे देखते हैं कौन कौन सा टॉपिक है। संधि डायोड का दृष्टिकारी के रूप में अनुप्रयोग, एप्लीकेशन ऑफ जंक्शन डायोड एज ए रेक्टिफायर। ठीक है, ये टॉपिक्स आपको 12th बोर्ड में देखने को मिलेंगे। अब आपका टारगेट क्या है? 56 आउट ऑफ 56। ये वाला पोर्शन अपने पास है। ये जो सिलेबस मैंने आपको डिस्कस किया है, जो मेन एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा, इसमें से ये मार्क्स हैं। अब आपका टारगेट क्या होना चाहिए? इतने में से इतने नंबर लाना। एक बात और ध्यान रखें, अगर आप ये वीडियो अभी देख रहे हैं, अब आपके कोई साथी, भाई, बंधु, दोस्त या कोई घर का परिवार में कोई भी 12th में अगर है तो उनके पास इस वीडियो को शेयर करें। और फिजिक्स की तैयारी के लिए बिल्कुल चैनल को, फिजिक्स और साइंस से रिलेटेड सभी तैयारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करते रहें। मैं कोई फोर्सफुली आपको नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा हूं कि
छुट्टियों में अभी आप फ्री बैठे हुए हैं तो कुछ भी काम नहीं कर रहे, तो अगर आप 15 से 20 मिनट की अगर एक वीडियो देख लेंगे, कोई आपका टॉपिक रिवाइज हो जाएगा, क्लियरेंस आ जाएगी, तो अगर जब आप पढ़ाई करेंगे तो उस टॉपिक में आपको मजा सा आएगा, पढ़ने में मजा आएगा और टाइम का यूटिलाइजेशन होगा। जब आप समय का सदुपयोग करना सीखेंगे, उसी के बाद आपको बोर्ड एग्जाम में बैठने में मजा आएगा। और बोर्ड में जो अपना टारगेट है 56 आउट ऑफ 56, या टारगेट वेटेज के तौर पर आपको कहता चलूं कि 100 आउट ऑफ 100 शतक लगाना है इस बार, ठीक है। यही करते हैं अपन इसको सिलेबस डिस्कस को खत्म, और आगे मैं इसी से रिलेटेड इन टॉपिक से रिलेटेड डिटेल वीडियो लेकर आऊंगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।